हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि यू आर डूइंग वेल। पिछले लेक्चर में हमने सेल डिवीजन पे चर्चा शुरू की थी और हमने ये जाना कि सेल डिवीजन तीन टाइप के होते हैं: एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। एमाइटोसिस को हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा और कोशिश की कि इसे हम माइटोसिस और मियोसिस से डिफरेंशिएट कर पाएँ। साथ साथ हमने सेल डिवीजन के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को भी जानने की कोशिश की और तीन इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन के पे भी चर्चा की। अमाइटोसिस और जो साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन है उनकी चर्चा के बाद जो अगला टॉपिक आता है उसे हम माइटोसिस से शुरू करेंगे। माइटोसिस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि माइटोसिस को हम हिंदी में समसूत्री विभाजन कहते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकार का कोशिका विभाजन है और हमारी शरीर की जो जितनी भी वेजिटेटिव सॉरी जो सोमेटिक सेल्स हैं या फिर प्लांट्स में हम कहें वेजिटेटिव सेल्स, उन सब के अंदर जो डिवीजन होता है, जो कंटिन्यूअसली हमारे सेल्स के अंदर होता रहता है, वो माइटोसिस ही है। तो माइटोसिस के बारे में आज हम थोड़ा-सा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम शुरू करते हैं माइटोसिस। और माइटोसिस एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में करेंगे। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं माइटोसिस के पार्ट 1 में, जिसमें हम फंडामेंटल्स ऑफ माइटोटिक डिवीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है? ये जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा, ये बायोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे फंडामेंटल टॉपिक्स में से हैं, बिकॉज़ बायोलॉजी सेल्स के बिना कुछ नहीं और सेल्स डिवीजन के बिना कुछ नहीं। और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़ के, वो मल्टीसेलुलर या फिर किसी भी स्टेज में हैं, तो वो केवल और केवल सेल डिवीजन की वजह से है। तो जो मेजर टाइप के जो सेल डिवीजन है, उसमें माइटोसिस और मियोसिस है और माइटोसिस का जो पार्ट 1 है, वो हम आज शुरू करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं माइटोसिस को। चलिए, माइटोसिस को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा-सा वही फंडामेंटल चीज़ पे जाऊँगा कि सबसे पहले माइटोसिस जो नाम है वो किसने दिया? माइटोसिस जो नाम है वो दिया वाटर फ्लेमिंग ने। साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन डिस्कस कर लेते हैं पहले। वाटर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले नाम दिया माइटोसिस। और इसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ये दिया श्नाइडर। साइंटिस्ट हुए एक शेलिडर, सॉरी, ये शेलिडर। अब इसका अगर हम इस माइटोसिस की बात करें और माइटोसिस पढ़ने से पहले हम एक ओवरऑल थोड़ा-सा सेल डिवीजन के बारे में बात करें। तो माइटोसिस की जो खास बात है वो क्या है? स्पेसिफिसिटी क्या है? विशेषता क्या है? कि माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल डिवाइड होकर के 2 जेनेटिकली सेम डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है? कोई भी सेल जो है वो डिवाइड करती है और डिवाइड करने के बाद में जेनेटिकली आइडेंटिकल तो नहीं बोलेंगे, जेनेटिकली सिमिलर। आइडेंटिकल और सिमिलर में बड़ा अंतर है, ठीक है? डॉटर सेल प्रोड्यूस करती है, डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करती है, ये इसकी खास बात है, ठीक है? और ये जो डॉटर सेल है ये अपनी मदर सेल के बराबर है। जैसे हम एक अपन यहाँ पे बात करें तो ये सेल है, ठीक है? और ये 2n कोशिका है, डिप्लॉइड है। यहाँ पर माइटोसिस होगा और माइटोसिस से हमेशा जो इसकी डॉटर सेल्स होंगी, ये दोनों सेल मैं मान लेता हूँ, ये दोनों 2n होंगी। अब इससे हम माइटोसिस कह रहे हैं शुरू में ही यहाँ, और माइटोसिस को हिंदी में बोलते हैं हम समसूत्री विभाजन, यानी ऐसा विभाजन जिसमें सूत्रों की संख्या समान रहे, और सूत्र माने गुणसूत्र, ठीक है? तो अगर यहाँ पे 4n बराबर अगर ह्यूमन की बात करें यहाँ पे तो 46 क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम होंगे और यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम होंगे। तो कोई भी इस प्रकार का विभाजन जिसमें मदर सेल जो है, मैटरनल सेल जो है, ये मैटरनल सेल है, ठीक है? ये डिवाइड हो और डॉटर सेल्स जो हैं वो समान गुणसूत्रों वाली हो, देखो 46 बराबर संख्या में हो,
तो इसे हम माइटोसिस कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में और कुछ चर्चा करते हैं माइटोसिस के बारे में। चलिए, अब जो एक बड़ा क्वेश्चन आता है वो ये है कि रीजन क्या है, वाई सेल डिवाइड। क्वेश्चन कि वाई सेल डिवाइड डिवाइड कोशिका आखिर विभाजित क्यों होती, डिवाइड क्यों करती है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए एक साइंटिस्ट जो हमने पिछली बार भी जिनके बारे में पढ़ा था, एक साइंटिस्ट हुए ओ हार्टविग। ठीक है, उन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था कर्न प्लाज्म थ्योरी। कौन सी थ्योरी? कर्न प्लाज्म थ्योरी। और इस थ्योरी में कर्न प्लाज्म थ्योरी के अकॉर्डिंगली उन्होंने ये कहा कि सेल डिवाइड तब होती है जब सेल का केआई डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, तो मैं हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकता हूँ, सेल डिवाइड व्हेन इट्स केआई कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, ठीक है, गॉट डिस्टर्ब्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम ये मान रहे हैं कि कोई भी एक सेल होती है उसका एक पर्टिकुलर के आई होता है। अब के आई क्या होता है उस पर बारे में चर्चा करेंगे। तो उसका के आई जब भी डिस्टर्ब होता है, अप एंड डाउन जाता है, तो सेल एज ए रिजल्ट क्या डिसीजन लेती है, डिवाइड करने का डिसीजन लेती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं के आई क्या है आपके। अब के आई जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, ये एक रेशियो है। एक्चुअली वास्तव में ये क्या है, एक रेशियो है। किसका रेशियो है, ये यहाँ पे ये बात समझने वाली है। तो के आई जो है, इसे अगर हम कहें तो इसे हम एक रेशियो के रूप में रिप्रेजेंट करें तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। इसको भी मैं थोड़ा लिख देता हूँ, न्यूक्लियस। अब इसे कैसे डिराइव करेंगे, तो मान लीजिए ये एक सेल है और इसमें ये न्यूक्लियस है, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस तो ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सेल है। अब ये साइटोप्लाज्म कितना है, इसका वॉल्यूम हम कैसे निकाल सकते हैं। ये साइटोप्लाज्म है, इसका वॉल्यूम निकालने का, वॉल्यूम ऑफ सेल साइटोप्लाज्म निकालने का एक ही तरीका क्या है कि हम वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को, तो ठीक है कोई बात नहीं, वॉल्यूम तो जो भी है, अगर हम वॉल्यूम ऑफ सेल में से वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को माइनस कर देंगे तो मेरे हिसाब से वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो के आई का जो फॉर्मूला है, वैसे कोई न्यूमेरिकल, वैसे कोई डेरिवेशन नहीं है, लेकिन जस्ट एक रेशियो है समझने का कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस माइनस वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो ओवरऑल जो निचला जो अमाउंट है वो है वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। तो कुल मिलाकर के अगर हम ये देखें तो ये न्यूक्लियो न्यूक्लियोप्लाज्म, थोड़ा सा गलती से, और साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम का रेशियो है। समझ में आ रहा है? तो अगर हम थोड़ा सा इसको मैं यहीं लिख देता हूँ कि तो के आई वास्तव में न्यूक्लियो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो है और कुछ नहीं है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब देखिए होगा क्या, अगर किसी सेल में, किसी भी सेल में अगर कोई सेल ग्रो करती है, व्हेन सेल ग्रो, अब देखो सेल को जब खाना पीना प्रॉपर मिलेगा, न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलेगा, तो सेल क्या करेगी, सेल क्या करेगी, जैसे मान लो ये सेल है, हर एक सेल ऐसे ही करती है। सॉरी, थोड़ा सा मैं साफ डायग्राम बनाता हूँ। हम्म हम्म तो जैसे कि मान लीजिए ये एक सेल है और ये इसके अंदर का न्यूक्लियस है, ये इसकी न्यूक्लियोलस है और ये इसका क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, जब भी सेल, अब कोई भी सेल हो वो सीधा डिवाइड नहीं करती, हमेशा कोई भी सेल हो वो सबसे पहले ग्रो करती है। उसके बाद जब वो एक पर्टिकुलर
ग्रोथ अचीव कर लेते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं। इसीलिए कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, वो ऐसा नहीं कि पैदा होते ही डिवाइड करना शुरू करते हैं या फिर रिप्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। कोई भी जीव बहुत छोटा पैदा होता है और वो सबसे पहले ग्रोथ करता है, उसकी बॉडी में ग्रोथ होती है, राइट? बिकॉज़ ये सेल का लक्षण है। बिकॉज़ उसकी बॉडी सेल से बनी है और हर एक सेल का ये कैरेक्टर है कि कोई भी सेल डिवाइड होने से पहले क्या करेगी? ग्रो करेगी। तो ये जो इसकी ग्रोइंग फेज़ है, इसको हम आगे पढ़ेंगे इंटरफेज़ में, कि ये इंटरफेज़ और जो डिवीज़न फेज़ का डिफरेंस है, उसका मेन रीज़न भी यही है एक्चुअली। तो ये सेल पहले ग्रो करेगी, ठीक है? तो ये सेल पहले ग्रोथ करेगी और जब ये सेल ग्रोथ करेगी, तो इसका जो न्यूक्लियोप्लाज़्म है, न्यूक्लियस का अमाउंट तो लगभग सेम रहता है। न्यूक्लियस जितना होता है, वो लगभग उतना ही रहता है। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये सेल जो है, वो अपने साइज़ के अंदर क्या करेगी? ग्रोथ करेगी, ठीक है? तो न्यूक्लियस ऑफ वॉल्यूम जो है, ये न्यूक्लियोलस हो गई, ठीक है? और ये क्रोमैटिन हो गया, व्हाटएवर, ठीक है? इस सेल ने ग्रोथ किया, ठीक है? और ग्रोथ करने के बाद में इसका जो न्यूक्लियर वॉल्यूम है, जो न्यू ठीक है? वो बढ़ गया, राइट? तो यहाँ पर जो इसका Ki था, वो ज़्यादा था बिकॉज़ यहाँ पर साइटोप्लाज़्म जो है, वो क्या है? कंपैरेटिवली कम है। एरो नीचे का मतलब कम है। तो चूँकि यहाँ पे साइटोप्लाज़्म नीचे है, डिनोमिनेटर है, इसलिए साइटोप्लाज़्म के कम होने से Ki की वैल्यू बढ़ जाएगी। बिकॉज़ न्यूक्लियस का वॉल्यूम तो लगभग-लगभग सेम ही रहना है। तो इसलिए जब सेल ग्रो नहीं करती और जब अपनी स्मॉल कंडीशन में होती है, तो Ki इज़ हाई। तो छोटी जो सेल होती है, उनका Ki क्या होता है? ज़्यादा, राइट? और जब सेल ग्रो करती है, तो सेल के ग्रो करने से क्या होता है? सेल के अंदर जब से ग्रोथ होती है तो मेटाबॉलिज़्म फ़ास्ट होती है। मेटाबॉलिज़्म के फ़ास्ट होने से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ज़्यादा होता है। ट्रांसक्रिप्शन जब ज़्यादा होगा, एमआरएनए ज़्यादा बनेंगे, प्रोटीन ज़्यादा बनेगा और प्रोटीन के ज़्यादा बनने से एंजाइम्स और डिफरेंट जो प्रोटीन्स हैं वो ज़्यादा बनेंगे और सेल के अंदर मेटाबॉलिज़्म के फ़ास्ट होने से नए-नए प्रोटीन बनेंगे और नए-नए प्रोटीन बनने से साइटोप्लाज़्म का अमाउंट बढ़ेगा। तो यहाँ पर इस कंडीशन में साइटोप्लाज़्म की का अमाउंट बढ़ रहा है। अब यहाँ पे अगर साइटोप्लाज़्म बढ़ेगा तो Ki विल रिड्यूस। तो सीधी-सी बात है कि जब भी सेल ग्रो करती है, तो उसका जो भी Ki है, अब यहाँ पे अपन मान लेते हैं रैंडमली कि इसका Ki 100 है। तो यहाँ पे इसका जो Ki है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और इट वुड बी लेस देन 100, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि जब भी सेल ग्रो करेगी, उसका Ki घटेगा, गिरेगा और सेल को ये बर्दाश्त नहीं, ठीक है? तो जो ओ हर्टविग की ये जो थ्योरी है, कि जो ये जो Ki है, ठीक है? तो Ki के बारे में मैं कुछ 2 बातें यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँगा। तो पहली चीज़ तो कोई भी सेल हो, Ki जो है इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर सेल्युलर एक्टिविटी, ठीक है? पहली चीज़ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर सेल्युलर एक्टिविटी, सेल्युलर एक्टिविटी के लिए बड़ा ज़रूरी है, ठीक है? और जो स्मॉल सेल होगी, उनका Ki ज़्यादा होगा, क्यों होगा? ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, बिकॉज़ ऑफ साइटोप्लाज़्म जो होगा, वो क्या होगा? कम होगा और जब सेल ग्रो करके लार्ज हो जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में उसका Ki घट जाएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो जब सेल डिवाइड करती है, तो सेल क्या करती है? Ki को रीएस्टैब्लिश करने के लिए डिवाइड करती है। बिकॉज़ सेल आज जैसे इस एग्ज़ाम्पल में पढ़ें, ये सेल ग्रो कर रही है, ग्रो जैसे-जैसे कर रही है, इसका साइटोप्लाज़्म बढ़ रहा है और साइटोप्लाज़्म बढ़ने से जो अगर इसका मैं कहूँ कि इसका Ki 100 है, वो धीरे-धीरे डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है और सपोज़ अपन मानते हैं कि ये 95, 90 85 और इसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, वो 75 है सपोज़। तो सेल जब तक ग्रोथ करेगी जब तक कि इसका Ki एक क्रिटिकल लिमिट तक नहीं पहुँच जाता, राइट? और वन्स द क्रिटिकल लिमिट इज़ अचीव्ड, द सेल विल डिवाइड, राइट? तो वास्तव में जो सेल है, वो Ki को रीएस्टैब्लिश करने के लिए डिवाइड होती है, समझ रहे हैं आप? तो वास्तव में सेल Ki को रीएस्टैब्लिश करने के लिए डिवाइड होती है और वास्तव में Ki क्या रिप्रेज़ेंट करता हूँ? पहले मैं एक पहली वाली बात देखता हूँ, तो Ki एज़ पर कर्न प्लाज़्म थ्योरी, ठीक है? तो ये जो कर्ण प्लाज़्म थ्योरी है मैं इसको थोड़ा-सा सही लिखता हूँ। हुँ, तो एज़ पर
Kern plasm theory, cell divides to re establish KI, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा खुल के बोले तो वास्तव में KI जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। बिकॉज आप एक मान के चलिए एक सेल है, छोटी सेल है, इसका ये न्यूक्लियस है, बिकॉज न्यूक्लियस में ज़्यादा फर्क नहीं होता, ऐसा नहीं कि बड़ी सेल उसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होगा। और ये तो लगभग उतनी ही बन गई, इसको मैं हटा देता हूँ। अगर इसके कंपैरिजन में एक लार्ज सेल है, उसका भी न्यूक्लियस उतना ही है मान लीजिए, तो चूंकि इस सेल का ये जो लार्ज सेल इसका साइटोप्लाज्म ज़्यादा है, तो सेम अमाउंट के न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस के लिए छोटी सेल के अंदर उसके साइटोप्लाज्म की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना ज़्यादा बेटर होगा। बजाय इसके जो बड़ी सेल होगी, बड़ा साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस तो उतना ही है, लेकिन बड़े न्यूक्लियोप्लाज्म उतने ही सेम अमाउंट के न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियस को बड़े साइज के साइटोप्लाज्म की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना थोड़ा-सा टफ होगा। तो ऐसा मानते हैं या फिर ऐसा हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि सेल्स के अंदर जो केआई जो है वास्तव में न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म के ऊपर जो कंट्रोल है उसको बताता है। बिकॉज अगर केआई अगर ज़्यादा हुआ इट मीन्स सेल छोटी है और इट मीन्स सेल इज हैविंग ए गुड कंट्रोल ऑन या फिर ओवर द साइटोप्लाज्म, राइट, ठीक है। सो अगर केआई हाई है तो ये क्या डिनोट करता है, बेटर कंट्रोल या फिर रेगुलेशन कह सकते हैं ऑफ न्यूक्लियस ऑन साइटोप्लाज्म। और हमने भी पढ़ा कि जब सेल का के घटता है तो सेल डिवाइड करती है, तो इसका मतलब सेल डिवाइड्स टू रीएस्टैब्लिश केआई, यानी वापस केआई को अचीव करने के लिए करेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे की बात करते हैं। तो यही कारण है कि जो स्मॉल सेल्स हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं। जितने भी हमारे सेल के अंदर जो टिश्यूज हैं जिनके अंदर स्मॉल सेल्स मिलती हैं, वो जो टिश्यूज हैं, तो स्मॉल सेल्स आर मोर मेटाबॉलिकली एक्टिव, स्मॉल सेल्स आर मोर मेटाबॉलिकली एक्टिव, ठीक है। और जब सेल ग्रोथ करती है तो ग्रोथ के दौरान क्या होता है हम सब अच्छे अच्छे से जानते हैं। तो जब सेल ग्रोथ करती हैं तो ग्रोथ से क्या होता है, साइटोप्लाज्म, जो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कम कर रहा हूँ, साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ता है और जो के आई है वो क्या होगा, घट जाएगा। तो ये जो कंट्रोल है, कंट्रोल ओवर साइटोप्लाज्म, ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एज ए रिजल्ट क्या होगा, और जब कंट्रोल घट जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, सेल हैव टू डिवाइड, यहाँ पे सेल को डिवाइड करना होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये एक सेल है, इसका ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस हो गया, ये इसका क्रोमेटिन हो गया, ठीक है। तो सेल पहले क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। इस बात को ध्यान से समझिए बिकॉज आगे चलकर यही ग्रोथ जो है को इंटरफेज के बारे में बताएगी। तो जब ग्रोथ करेगी तो यही सेल पहले अपना साइज बढ़ाएगी। अब क्यों बढ़ाएगी साइज, ये थोड़ा सा टेक्निकली जानना जरूरी है। देखिए, अगर ये सेल है जिसका कोई पर्टिकुलर के आई है, अगर हमने माना कि यहाँ पर इसका के आई क्या है, 100 है, ठीक है। तो कोई भी टिश्यू के अंदर जो सेल का साइज है वो लगभग फिक्स होता है। तो उसकी जो सेल है जिसका एक पर्टिकुलर साइज है, यानी उसका एक पर्टिकुलर के आई है, तो जब उस सेल की नॉर्मल सेल काउंट को मेंटेन करना है, फिर उस सेल की उस ऑर्गन की ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करना हो, तो क्या होगा, जब जो डेड सेल हैं उनकी जगह जब नई सेल आएगी तो ऑब्वियसली सेल को बाकी जो सेल्स हैं उनको डिवाइड करना रहेगा। तो क्या होता है कि ग्रोथ करती हैं सेल और ग्रोथ करके अपना साइज डबल करती है। बिकॉज अगर साइज डबल नहीं होगा, यहाँ पे एक बात ध्यान देने लायक है कि यहाँ पे जब ग्रोथ होगा तो इसका के आई क्या ऑब्वियसली घटेगा, के आई विल गेट डाउन। यहाँ पे हमने 100 माना, इट वुड बी लेस देन 100, ठीक है।
और उसके बाद ये सेल में डिवीजन होगा और वापस 100 KI वाली 2 सेल्स बनेगी। ये बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये जो दोनों सेल बनी हैं, इनका जो KI है वापस क्या हो गया, 100 हो गया। यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात। अब ये सेल कहाँ तक ग्रोथ करेगी, जहाँ तक कि इसका KI इतना नहीं हो जाए कि इसकी डिवीजन से, यानी ओवरऑल जो साइज है, जो इस सेल का साइज था वही इस सेल का साइज है। अगर मान लीजिए ये ग्रोथ ना हो तो क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई भी सेल, मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, रफ बना रहा हूँ डायग्राम, मान लीजिए ये सेल है, ये बिना ग्रोथ के डिवाइड करेगी, तो ऑब्वियसली जब डिवाइड करेगी तो इसका जो भी वॉल्यूम है, सपोज अपन एक रफली मान लेते हैं, इसका अगर 100 ml वॉल्यूम है तो ये 50-50 ml की यानी ओवरऑल छोटी सेल बनाएगी। इसने छोटी सेल बनाया, ये लो जी, न्यूक्लियस तो सेम ही रहना। अब हम कह रहे हैं कि ग्रोथ तो हो ही नहीं रही, डिवीजन से पहले ग्रोथ हो ही नहीं रही, बिकॉज KI डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा, KI घट ही नहीं रहा, बिकॉज सेल्स के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही। तो अब जब अगली बार जब ये डिवाइड करेंगी तो ऑब्वियसली ये जो 50-50 ml की सेल बनी है, ये इस बार 25 बनाएगी, तो कंपैरेटिवली इट वुड बी स्मॉलर इन साइज, राइट? ठीक है। नेक्स्ट टाइम इट वुड बी लेसर, नेक्स्ट टाइम इट वुड बी मोर एंड मोर लेसर। इसका मतलब तो ये हुआ कि 15-20 डिवीजन के बाद सेल का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द KI ऑफ द सेल। तो KI इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ओ हर्टविग ने अपनी ये जो कर्न प्लाज्म थ्योरी है, इसमें इस बात को इंट्रोड्यूस किया कि कर्न प्लाज्म थ्योरी में ये जो KI है, या फिर जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है, वो कितना इंपॉर्टेंट है सेल के ओवरऑल डिवीजन वाले बिहेवियर के लिए, राइट? खैर, तो ये तो बात हुई कर्न प्लाज्म की और KI के बारे में। अब हम शॉर्ट में, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जब भी एक सेल डिवाइड करती है, यहाँ पे मैं वापस वही सेल ला रहा हूँ, ये एक सेल है, इसका एक पर्टिकुलर सेल का वॉल्यूम है, राइट? ये जब डिवाइड करती है तो सबसे पहले क्या करती है कि डिवाइड होने से पहले ग्रोथ करती है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ग्रोथ करेगी। क्यों करेगी? बिकॉज अभी हमने कहा, बिकॉज इस सेल को उतनी ही बड़ी 2 सेल बनाना है, तो इसलिए इट हैज टू ग्रो, राइट? चलिए, ये जब ग्रो करेगी और फिर फाइनली, सॉरी, मैंने ग्रोथ फेज को शो ही नहीं किया। तो यहाँ पे जब ये ग्रोथ कर लेगी तो इस ग्रोथ से क्या होगा, ये जो सेल है वो अपना साइज बढ़ाएगी, न्यूक्लियस उतना ही रहेगा लगभग, ठीक है, ये ग्रोथ कर लेगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा रहा हूँ, ये जो सेल है, ये जो सेल है, यहाँ पर इनका डिवीजन होगा। यहाँ पे क्या होगा? डिवीजन होगा। और डिवीजन से इस सेल की, ये मैटरनल सेल है, यहाँ पर हो रही है ग्रोथ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चल रही है ग्रोथ और यहाँ पर होगा डिवीजन, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो सेल है, ये जो जिस साइज की ये सेल है, उतनी ही बराबर साइज की 2 सेल बना देगा। चलिए, रीएस्टैब्लिश हो गया KI। कैसे हुआ? बिकॉज अगर हम मान लेते हैं वही सेम हाइपोथेसिस, अगर इसका KI 100 है तो यहाँ पर इसका जो KI था लेस देन 100 था, बहुत गिरा गिरा गिरा, थ्रेशोल्ड लिमिट तक गिरा। और कब डिवीजन के लिए डिसाइड किया? जब वो इतना गिर गया कि इसके डिवीजन से 2 ऐसी सेल बनेगी जिनका KI कितना होएगा? 100 होएगा। इसका भी KI 100 होगा और इसका भी KI क्या होगा? 100 होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ओवरऑल अगर हम इस डिवीजन को देखें, देखें तो इस सेल का ये जो साइकिल है, इसमें 2 स्टेजेस हमें दिखाई दे रही हैं। पहली स्टेज, हम कोई क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें जो लग रहा है उसे हम बता रहे हैं खाली। पहली स्टेज ये, एक नंबर ग्रोथ फेज, और दूसरी फेज ये डिवीजन फेज, ठीक है? तो कोई भी सेल हो, उसकी जो सेल साइकिल होती है उसमें 2 फेजेस होती हैं। क्या होती हैं, इसको मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा
ये एक छोटी सेल है, ठीक है। इसने ग्रो किया, कंपैरेटिवली बड़ी सेल बनाई, ठीक है। एंड नाउ दिस सेल इज गोइंग टू डिवाइड, ठीक है। ये इक्वल साइज की, मैं ये मान लेता हूँ कि ऊपर वाली के बराबर ही है ये, आप भी मान लीजिए। चलिए, ये डॉटर सेल बन गई, राइट। ये जो डॉटर सेल है, ये जब आगे जाएंगी, अगर इसकी बात करें, ये जो डॉटर सेल है ये भी अपना काम चलाएंगे आगे, तो ये वापस क्या करेंगी, ग्रोथ करेंगी। इनको क्या करना पड़ेगा, ग्रोथ करना पड़ेगा। ग्रोथ करके ये भी अपना साइज बड़ा करेंगे, बिकॉज अब ये मदर सेल है, और वापस डिवाइड करेंगे, राइट। और वापस उतनी ही साइज की दो सेल्स बना लेंगे, राइट। अगर इसे हम थोड़ा सा जूम आउट करके देखें तो देखिए, कोई भी सेल, अगर हम ये सेल है तो इससे पहले थोड़ा सा मैं डिफरेंट कलर में शो करना चाहूँगा, ग्रीन। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर, यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, राइट। ये सेल आगे क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। ये भी सेल क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। ग्रोथ के बाद क्या होगा, डिवीजन होगा। तो वास्तव में क्या होता है, कोई भी सेल जो होती है, ये सबसे पहले ग्रोथ करती है, फिर डिवीजन करती है, फिर ग्रोथ करती है, फिर डिवीजन करती है, और फिर वही ग्रोथ डिवीजन इस तरह से चलता है। तो ओवरऑल हम ये मान सकते हैं कि सेल जो है, ग्रोथ डिवीजन ग्रोथ, तो हम ये कह सकते हैं जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बस एक छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट टच कर रहा हूँ, बाकी हम कभी आगे चर्चा करेंगे। तो सेल साइकिल के दो हिस्से हैं। सबसे पहला है ग्रोथ, ग्रोथ करनी जरूरी है बिकॉज डिवीजन हो ही नहीं सकता। और दूसरा है डिवीजन, ठीक है। अब ये जो ग्रोथ की फेज है, इसे हम समझे, ये जो सेल बड़ी हो रही है, इसको हमने ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के आधार पर समझने में आसानी हो, बिकॉज हमने जब ये देखा कि सेल डिवाइड होने से पहले स्लोली स्लोली बढ़ रही है, तो हमने इसके अंदर जो चेंजेस हुए, जो ओवरऑल इस पूरी ग्रोथ पीरियड के अंदर जो चेंजेस हुए, हमने उसको अपनी समझ को आसान बनाने के हिसाब से हमने उसे हम तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। और वो कौन से पार्ट थे, सबसे पहला G1 फेज, S फेज और G2 फेज। और इस डिवीजन को, बिकॉज इसमें कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ होता नहीं है, इसको हमने कहा डिवीजन फेज या M फेज, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, ये जो ग्रोथ फेज है, ये जो ग्रोथ फेज है जिसे हम यहाँ पे ग्रोथ कह रहे हैं, ये ग्रोथ नाम बहुत बाद में पड़ा है। अभी हमने ऊपर देखा, क्या देखा, कि हर बार ये जो डिवीजन है, इसे हम यहाँ से इसे पकड़ें, थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे। ये जो सेल है यहाँ पे डिवाइड कर रही है। देखिए, इस डिवीजन से पहले ये क्या कर रही थी, ग्रोथ कर रही थी। इस डिवीजन के बाद ये क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, राइट। या फिर थोड़ा सा उल्टा देखें, थोड़ा सा दूसरे कलर में शो करता हूँ, जिसमें मुझे वास्तव में दिखाना है। मैं पहले ये रिमूव कर देता हूँ। चलिए, ठीक है। मैं अब दूसरे एंगल से देखिए, अब मैं यहाँ पर ग्रोथ को सेंटर में ला रहा हूँ। यहाँ पे सेंटर में कौन है, ग्रोथ। ग्रोथ से पहले क्या कर रही है, डिवीजन कर रही है सेल। ये जो सेल है, ये इस ग्रोथ से पहले, बिकॉज ग्रोथ में ये इट वुड बी इज गोइंग टू गेट लार्ज, यहाँ पे बड़ी होने वाली है, राइट। तो यहाँ पे इस ग्रोथ से पहले डिवीजन करे, और इस ग्रोथ के बाद भी क्या करने वाले, डिवाइड करने वाले। तो जब साइंटिस्ट ने ऐसा देखा, ध्यान से सुनिए इस बात को, जब साइंटिस्ट ने इसने देखा, साइंटिस्ट को, बिकॉज सेल के अंदर जब कोई भी साइंटिस्ट, इस बात को स्पेशली गौर कीजिए, जब कोई भी साइंटिस्ट या फिर जब शुरुआती लेवल में जब सेल्स पे रिसर्च हो रहे थे, तो जब सेल के अंदर
जब डिवीजन होता है और जब ग्रोथ होती है, तो दोनों में एक बड़ा अंतर होता है। ग्रोथ फेज के अंदर जो चेंजेस होते हैं, वो इस तरह के चेंजेस होते हैं कि वो नॉन माइक्रोस्कोपिक होते हैं या फिर मैक्रोस्कोपिक नहीं होते। उल्टा वो, सॉरी, वो माइक्रोस्कोपिक नहीं होते, या फिर हम साफ स्पष्ट मोटी भाषा में अगर हम बात करें, वो ऐसे चेंजेस होते हैं जो हमें नेकेड आइज दिखाई नहीं दे सकते। यानी ग्रोथ फेज के अंदर अगर हम किसी सेल को देखते रहें, तो हमें उसकी साइज के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा जो हमें देखता हुआ प्रतीत हो, हमें दिखे। बिकॉज कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं है। बिकॉज उस दौरान क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, वो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे सकता। उस दौरान ट्रांसलेशन होता है, हम कभी भी राइबोसोम को मूव करते हुए, ट्रांसलेशन करते हुए नहीं देख सकते। लेकिन जो डिवीजन फेज है, जो हमारे मन में भी है कि जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। बिकॉज ये वो इवेंट्स हैं जो हमें सेल के अंदर होते हुए देख सकते हैं। इसलिए डिवीजन फेज के जो चेंजेस हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। और ग्रोथ फेज के चेंजेस नॉन माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इस बात पे स्पेशली गौर कीजिए। इसलिए साइंटिस्ट जब पहले स्टडी करते थे तो ये देखते थे ग्रोथ फेज से पहले एक सेल डिवीजन में है, इसके बाद एक डिवीजन में है, तो वो जनरली क्या मानते थे कि ये सेल डिवीजन कर ली और दूसरी बार जब डिवीजन करेगी उससे पहले थोड़ा सा क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे ये सेल क्या कर रही है, रेस्ट कर रहे हैं, रेस्टिंग स्टेज। क्या माना उन्होंने, रेस्टिंग स्टेज। और उन्होंने इस आधार पर उन्हें इसको दो डिवीजन फेज के बीच, यहाँ पे डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन, इसलिए इस ग्रोथ फेज को उन्होंने नाम दे दिया कि दो फेज के बीच की जगह है, इसलिए इन्हें नाम दे दिया, इसे क्या बोला, इंटरफेज। और वास्तव में ये जो इंटरफेज है यही ग्रोथ फेज है। बिकॉज वास्तव में ग्रोथ कब होती है, इंटरफेज में। समझ में आया? मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जो शुरुआती जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये देखा कि जो मैक्रोस्कोपिक चेंजेस हो रहे हैं सेल में, जो वो डिवीजन फेज में हो रहे हैं। और जब उन्होंने देखा कि हाँ साहब, अब वो सेल के अंदर मैक्रोस्कोपिक चेंजेस हो रहे हैं, बिकॉज वो देख पा रहे हैं माइक्रोस्कोप में। और फिर सेल के अंदर कुछ देर नहीं हो रहा, बिकॉज उन्हें नहीं पता कि अभी सेल के अंदर ग्रोथ फेज चल रही है। तो उन्होंने क्या कंसिडर किया कि हाँ साहब, पहले डिवीजन हो रहा है, अब कुछ देर कुछ नहीं हो रहा, फिर उसके बाद डिवीजन होगा, यानी दोनों के बीच में एक रेस्टिंग स्टेज है, उसे उसने कहा इंटरफेज। यहाँ पे जो गलती उन्होंने की, या फिर जो शुरुआती जो इंटरप्रिटेशन था, वो लोग ऐसा मानते थे कि जो इंटरफेज है वो रेस्टिंग स्टेज, ठीक है। जबकि इंटरफेज जो है वो रेस्टिंग नहीं है, मोस्ट एक्टिव स्टेज है। बिकॉज सेल के अंदर जो सबसे एक्टिव और सबसे महत्वपूर्ण चेंजेस होते हैं वो इंटरफेज में ही होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरफेज जो है, ठीक है, नॉट एन रेस्टिंग स्टेज। लेकिन शुरुआत में, जैसा कि मैंने कहा, जब भी शुरुआत में माइक्रोस्कोप से जब सेल्स को देखा गया, जब देखा गया इंटरफेज में, सेल के अंदर कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। और इसी चक्कर में उन्होंने इसे इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिंग स्टेज मान लिया। और जबकि वास्तव में जो सच्चाई है वो बिल्कुल उलट है, ये मोस्ट एक्टिव स्टेट है। बिकॉज सेल की डिवीजन की जो तैयारियां होती है वो सारी यही होती है। बिकॉज अभी हमने देखा सेल इससे पहले डिवाइड कर रही थी, उसके बाद डिवाइड करेगी, तो दो डिवीजन के बीच में जो थोड़ी सी तैयारियों वाला टाइम है वही इंटरफेस होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात यहाँ कह सकता हूँ कि जो सेल साइकिल है, दोबारा से मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करूँ तो सेल साइकिल को दो में डिवाइड करूँगा मैं। इसे मैं इंटरफेज या ग्रोथ फेज कहूँगा, और इधर वाली वाले को हम कहूँगा डिवीजन फेज। अभी जो डिवीजन फेज है और ये जो इंटरफेज है, इंटरफेज के तीन भाग मैंने बताए। इसको सुविधा के हिसाब से G1, S, G2 बोला गया। ठीक है, क्यों बोला गया हम आगे बात करें। और ये जो डिवीजन फेज है, डिवीजन फेज को ही हम चार भागों में डिवाइड करते हैं। डिवीजन को हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इसमें इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सेल साइकिल। तो होपफुली ये जो सेल साइकिल से रिलेटेड जो फंडामेंटल चीज़ें थी, बाद मैंने कोशिश की है बिल्कुल उन चीज़ों पे डिस्कस करने की जो हम जानते हैं लेकिन हम नहीं जानते। समझ रहे हैं? तो आज का ये लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। अगली बार हम शुरू करेंगे माइटोसिस का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम
इंटरफेज की जो डिफरेंट फेजेस हैं G1, S, G2 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वास्तव में बिकॉज सेल की डिवीजन की जैसा कि मैंने कहा असली तैयारियां यहीं होती हैं और उसके बाद डिवीजन फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज पूरा माइटोसिस हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट में मुझे जवाब दे सकते हैं। आपको कुछ पूछना हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अच्छा लगे शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, वरना और नहीं तो सब्सक्राइब और लाइक तो किया ही जा सकता है। तो थैंक यू।